साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है। तो उसी को यहाँ पर हम लोग देखेंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि पर डे मैं इस तरह की वीडियो आपको लाता रहूं। और ये जो करंट अफेयर हैं ये थोड़े डिटेल फॉर्म में रहेंगे और ये आपके आगामी जो भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम होंगे या यूपीएससी के पेपर होंगे उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा यदि आप इसको डेली की डेली देखते रहेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है, नीति आयोग ने स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण वेस्ट सेग्रेगेशन एट सोर्स अर्थात WSS को मजबूत करने के लिए व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने हेतु नीतिगत दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब क्या जारी किए हैं इसको देख लेते हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के बीच WSS प्रथाओं अर्थात स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण वेस्ट सेग्रेगेशन एट सोर्सेस इन प्रथाओं के अंगीकरण को सुविधाजनक बनाना है। भारत जो है वार्षिक रूप से लगभग 49.8 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट जो है उत्पन्न करता है प्रत्येक वर्ष। वर्ष 2050 तक अपशिष्ट उत्पादन में 3 गुना वृद्धि होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अब ये जो स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण WSS है, इसका लाभ क्या होगा? पहला, यह द्वितीयक पृथक्करण को आवश्यकता को कम करता है, जिसके लिए पूंजी, ऊर्जा और भूमि की अत्यधिक आवश्यकता होती है। दूसरा, इसके अन्य प्रकारों के अपशिष्टों से दूषित होने की संभावना कम होती है, इसलिए इसका पुनर्चक्रण करने की अधिक संभावना है। तीसरा, इसके परिणाम स्वरूप लैंडफिल तक कम अपशिष्ट पहुंचता है। इससे प्रत्यक्ष रूप से एक लैंडफिल की उपयोग अवधि में वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप नए लैंडफिल के लिए भूमि की मांग में कमी आती है। अब यह जो WSS है, इसके समक्ष जो विद्यमान बाधाएं हैं, उन बाधाओं की बात करें तो के समक्ष विद्यमान बाधाओं में पृथक किए गए अपशिष्ट के लिए सीमित या अपर्याप्त बाजार, शहरी स्थानीय निकायों की अपशिष्ट और पृथककृत अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता में विद्यमान अंतराल, असहज उत्पाद पैकेजिंग और कूड़ेदान का डिजाइन आदि शामिल है। जो सिफारिशें की गई हैं नीति आयोग के द्वारा, उन सिफारिशों की बात करें तो पहला, स्रोत पर पृथक्करण को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों और दंडात्मक कार्रवाई का उपयोग, जैसे कि पे एज यू थ्रो अपशिष्ट उत्पादक से अपशिष्ट संग्रह शुल्क की वसूली। दूसरा, उत्पादों में अनिवार्य पुनर्चक्रण योग्य सामग्री, हरित सार्वजनिक खरीद नीति आदि जैसे उपायों को लागू करके पृथक किए गए अपशिष्ट के लिए बाजार को मजबूत करना। तीसरा, पर्यावरण के अनुकूल या संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन नज हरित प्रोत्साहन को अपनाया जाना चाहिए। आगे चलते हैं। संसदीय समिति ने प्रमुख व्यापार भागीदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर हस्ताक्षर करने में बाधा डालने वाले मुद्दों का समाधान करने का आग्रह किया है। वाणिज्य पर संसदीय स्थायी समिति ने ऑगमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स नामक एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में समिति ने विचार व्यक्त किया है कि घरेलू बाजार और निर्यातकों के हितों को संतुलित करते हुए मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। FTA होता क्या है? FTA जो है 2 या 2 से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात में मौजूद बाधाओं को कम करने के लिए हस्ताक्षरित एक समझौता है। यह जो संसदीय समिति है, इसके द्वारा रेखांकित की गई जो प्रमुख चिंताएं हैं उनकी यदि बात करें तो वर्ष 2020 में -15.73% की ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज करते हुए भारत का निर्यात वर्ष 2019-20 की तुलना में संकुचित हुआ है। दूसरा, निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना के लिए बजट आवंटन इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। तीसरा, अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों के साथ FATF फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किए गए हैं। इस कारण जब घरेलू निर्यातक अन्य निर्यातक देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं तो उन्हें अमेरिका और यूरोपीय बाजारों में हानि का सामना करना पड़ता है। तो यह ध्यान रखिएगा कि भारत के FATF फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों के साथ नहीं हुए हैं अभी तक। जो प्रमुख सिफारिशें की गई हैं संसदीय समिति के द्वारा वो क्या है? पहला, भारत को मौजूदा मंदी से उबरने तथा वैश्विक निर्यात में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निर्यात संवर्धन में प्रयासों को तीव्र करना, निर्यात बास्केट का विस्तार करना और नए निर्यात बाजारों में प्रवेश करना चाहिए। दूसरा, अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने में बाधा उत्पन्न करने वाले मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए। तीसरा जो है, निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना को कम से कम 5 वर्षों तक या भारत की ब्याज दरों के प्रतिस्पर्धी देशों की ब्याज दरों के बराबर होने तक विस्तार प्रदान करना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3300 करोड़ रुपए से अधिक के फसल बीमा दावे लंबित हैं। देखिए, लोकसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत एक उत्तर के अनुसार वर्ष 2018-19 से फसल बीमा दावों के संपूर्ण भारत के किसानों को 3300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया जाना लंबित है। यह देरी, भुगतान विफलता और राज्य द्वारा सब्सिडी में विलंब के कारण हो रही है। झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र के किसानों के लिए भुगतान की सर्वाधिक राशि लंबित थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात करें तो इसके तहत निम्नलिखित प्रीमियम दरों पर गैर रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के विरुद्ध बुआई से पूर्व से लेकर कटाई के बाद की अवधि तक व्यापक फसल बीमा प्रदान किया जाता है। पहला, खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5%, बागवानी और वाणिज्यिक फसल के लिए 5%। इसके तहत इच्छित लाभार्थी कौन है? किसी अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकार किसानों सहित सभी किसान। यहाँ ध्यान देने की बात है कि बीमा की यूनिट राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने के लिए वर्ष 2020 में इस योजना में सुधार किया गया था। इन सुधारों में निम्न बातें शामिल थी। पहला, सभी किसानों के नामांकन स्वैच्छिक बनाया गया। पहले क्या था? इससे पूर्व ऋणग्रस्त किसानों के लिए बीमा अनिवार्य थी, अब स्वैच्छिक कर दी गई है। दूसरा, प्रीमियम सब्सिडी के केंद्रीय हिस्से को सिंचित क्षेत्रों के लिए 50% से घटा करके 25% और असिंचित क्षेत्रों के लिए 30% करना। अब प्रश्न उठता है कि सिंचित क्षेत्र किसे कहते हैं? तो 50% या उससे अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा वाले जिलों को सिंचित क्षेत्र या जिला माना जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। नीति आयोग ने ज्ञान साझाकरण कार्यशाला आयोजित की और प्राकृतिक कृषि पर विशेष वेबसाइट लॉन्च की है। तो प्राकृतिक कृषि को रसायन मुक्त खेती और पशुधन आधारित खेती के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसे शून्य बजट प्राकृतिक खेती के रूप में भी जाना जाता है। यह एक विविधतापूर्ण कृषि प्रणाली है। यह फसलों, वृक्षों और पशुधन को एकीकृत करती है। इससे कार्यात्मक जैव विविधता का इष्टतम उपयोग होता है। सुभाष पालेकर, जी नामलवार और आचार्य देवव्रत प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण योगदान करता है। प्राकृतिक कृषि किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है। यह कई अन्य लाभ भी प्रदान करती है, जैसे मृदा की उर्वरता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की बहाली तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी। इसे केंद्र प्रायोजित योजना परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के रूप में प्रचारित किया जाता है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति अर्थात BPKP, यह जो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है, इसका उद्देश्य पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं या परंपराओं को बढ़ावा देना है, जो बड़े पैमाने पर मल्चिंग तथा गाय के गोबर और मूत्र के संयोजन के उपयोग पर बल देने के साथ साथ कृषि भूमि पर ही बायोमास पुनर्चक्रण पर आधारित है। यह सभी प्रकार के सिंथेटिक रासायनिक इनपुट के प्रयोग को प्रतिबंधित करती है। कई अध्ययनों ने उत्पादन में वृद्धि, संधारणीयता, जल की बचत, मृदा स्वास्थ्य और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के संदर्भ में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति की प्रभावशीलता की पुष्टि की है। अब आगे चलते हैं। संसदीय स्थायी समिति ने स्कूल के पाठ्यपुस्तकों के कंटेंट और डिजाइन में सुधार हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पाठ्यपुस्तकों में गैर ऐतिहासिक तथ्यों के संदर्भों की पहचान करने के लिए समिति का गठन किया गया था। इस समिति का उद्देश्य भारतीय इतिहास के सभी चरणों का आनुपातिक संदर्भ सुनिश्चित करना और महान उपलब्धियां प्राप्त करने वाली महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालना था। जो समिति रही है, इस समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या रही हैं? पाठ्यपुस्तक के कंटेंट, ग्राफिक्स और लेआउट, पूरक सामग्री एवं शैक्षणिक दृष्टिकोणों से संबंधित अनिवार्य मानकों को विकसित किया जाना चाहिए। चित्रों, ग्राफिक्स, QR कोड और अन्य ऑडियो विजुअल कंटेंट के उपयोग के माध्यम से बच्चों के अधिक अनुकूल पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता है। तीसरा, प्राथमिक स्कूल की पाठ्यपुस्तकों को 2 उद्देश्यों की पूर्ति करनी चाहिए।
पहला, शिक्षा के मुख्य घटकों, इसमें क्या है, पढ़ना लिखना आदि को एक मजबूत आधार प्रदान करना और छात्रों में जिज्ञासा पैदा करना। पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न राज्यों और जिलों के अब तक अज्ञात उन पुरुषों और महिलाओं के जीवन वितरण को शामिल करना चाहिए जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय इतिहास, गौरव तथा एकता को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। ऐतिहासिक व्यक्तियों और स्वतंत्रता सेनानियों के गलत चित्रण में सुधार किया जाना चाहिए। नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में अपनाई गई शैक्षिक पद्धतियों का अध्ययन किया जाना चाहिए। साथ ही उन पद्धतियों को शिक्षकों के लिए एक आदर्श संदर्भ के रूप में स्थापित करने हेतु उन्हें उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त दर्शन, विज्ञान, गणित आदि क्षेत्रों में प्राचीन भारत के योगदानों को भी पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला है, एक सेकेंड, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पॉम, NMEO OP या नेमियो ओपी कह सकते हैं। यह जो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पॉम है, इसको कुछ क्षेत्र विस्तार का उपयोग करके और कच्चे पॉम ऑयल उत्पादन में वृद्धि करके देश में खाद्य तेल की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य आयात के बोझ को कम करना है। वर्ष 2020-21 के दौरान भारत ने 133.5 लाख टन खाद्य तेल का आयात किया था। इसमें पॉम ऑयल की हिस्सेदारी लगभग 56% थी। इस योजना में वर्ष 2025-26 तक पॉम ऑयल का रकबा या जो क्षेत्र है वो 6.5 लाख हेक्टेयर बढ़ाने और इस प्रकार अंततः 10 लाख हेक्टेयर रकबे का लक्ष्य पूर्ण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। यह जो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पॉम, यह वर्तमान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ऑयल पॉम कार्यक्रम को समाहित कर लेगा। योजना में यह प्रावधान भी किया गया है कि एक निश्चित अवधि के बाद नियम कानून स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इसकी तारीख 1 नवंबर 2037 तय की गई है। पॉम ऑयल को चावल, केला और गन्ना जैसी फसलों की तुलना में कम जल की आवश्यकता होती है। ये जो योजना है, इस योजना के जो मुख्य बिंदु हैं उनकी बात करें तो पॉम ऑयल उत्पादकों को उनके पॉम के ताजे फलों के गुच्छे के लिए मूल्य आश्वासन या व्यवहार्यता मूल्य के रूप में प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में इन गुच्छों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कच्चे पॉम ऑयल कीमतों में उतार चढ़ाव से संबंधित है। योजना का एक अन्य फोकस इनपुट या हस्तक्षेपों, वृक्षारोपण, रखरखाव और अंतर फसल हस्तक्षेपों सहित के लिए समर्थन में पर्याप्त वृद्धि करना है। यह जो योजना है, इसके तहत पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब कुछ अन्य सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो भारत की GDP में 8.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो देखिए, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए GDP अर्थात सकल घरेलू उत्पाद में एक वर्ष पहले की तुलना में 8.4% की वृद्धि हुई है। यह प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की सबसे तेज विकास दरों में से एक है। आपूर्ति पक्ष पर कृषि विकास से सहायता मिली है। साथ ही सेवा क्षेत्र की समृद्धि को भी गति प्राप्त हुई है। इसका कारण यह है कि वित्तीय और रियल एस्टेट क्षेत्रों के साथ साथ संपर्क गहन सेवाओं में भी सुधार हुआ है। मांग पक्ष पर निवेश वृद्धि से समर्थन प्राप्त हुआ है। ठीक है, आपूर्ति पक्ष पर कृषि विकास से सहायता मिली है और मांग पक्ष पर निवेश वृद्धि से समर्थन प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं प्रमुख क्षेत्र उद्योग के बारे में। अक्टूबर माह में 8 प्रमुख क्षेत्र उद्योगों या कोर सेक्टर्स के संयुक्त उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% की बढ़त देखने को मिली है। 8 प्रमुख क्षेत्र के उद्योग कौन से हैं उनको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर उच्चतम से निम्नतम भारांश के क्रम में ये लगाए गए हैं। तो सबसे उच्चतम भारांश किसका? रिफाइनरी उत्पाद, फिर विद्युत, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट तथा उर्वरक। तो यहाँ पर सबसे निम्नतम भारांश किसका है? उर्वरक का। ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में IIP में शामिल वस्तुओं के भारांश का 40.27 अर्थात 42.7% हिस्सा है। ये 8 जो क्षेत्र हैं, चूंकि ये 8 उद्योग व्यापक अर्थव्यवस्था की कार्यात्मकता में आवश्यक बुनियादी या मध्यवर्ती घटक हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का मानचित्रण अर्थव्यवस्था की स्थिति की एक मौलिक समझ प्रदान करता है। आगे चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यबल का आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण।
तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ये जो सर्वेक्षण किया गया है वो जनवरी से मार्च 2021 के लिए है। तो शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की श्रम बल भागीदारी दर LFPR 47.5% थी, जो एक वर्ष पहले 48.1% थी। तो ये जो श्रम बल भागीदारी है वो क्या हुई है? घटी है। ये जो श्रम बल भागीदारी दर है LFPR, ये जनसंख्या में श्रम बल अर्थात कार्यरत या कार्य की तलाश या कार्य करने के लिए उपलब्ध में व्यक्तियों का प्रतिशत है। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर, अब बेरोजगारी दर के लिए जो आयु सीमा क्या है? 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को लिया जाता है। तो शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर बढ़ करके 9.3% हो गई है। बेरोजगारी दर क्या होती है? बेरोजगारी दर श्रम बल में व्यक्तियों के बीच बेरोजगार व्यक्तियों का परसेंटेज है। आगे बात कर लेते हैं चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम के बारे में। तो उत्तराखंड सरकार ने इस अधिनियम को वापस लेने की घोषणा की है। इससे उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है। यह जो उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड है, इसका गठन चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम के तहत किया गया था। यह नीतियों को तैयार करने, अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने आदि की शक्तियों के साथ मंदिरों के प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय था। इस बोर्ड के तहत बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इन चार प्रमुख मंदिरों सहित 53 मंदिर तथा इन मंदिरों के आसपास स्थित अन्य मंदिर शामिल थे। आगे बात कर लेते हैं राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के बारे में, SLSSC के बारे में। तो यह जो राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति है, इसकी बैठक में राजस्थान के लिए पेयजल आपूर्ति योजनाओं की मंजूरी दी गई है। ज्ञातव्य है कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में नल से जल की आपूर्ति के प्रावधान के लिए शुरू किए जाने वाली योजनाओं पर विचार और अनुमोदन के लिए यह जो SLSSC है, अर्थात राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति जो है, इसके गठन का उपबंध किया गया है। यह SLSSC जलापूर्ति योजनाओं परियोजनाओं पर विचार करने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति के रूप में कार्य करती है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का एक नामित व्यक्ति इस समिति का सदस्य होता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं युवाओं के लिए जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने युवाओं के लिए जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम के तहत शीर्ष 20 परियोजनाओं के रचनाकारों के साथ वार्ता की है। यह सरकारी स्कूलों कक्षा 8 से लेकर 12 के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसे मई 2020 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और इंटेल इंडिया द्वारा शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए तैयार रहने हेतु सशक्त बनाना और भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल अंतराल को कम करने में मदद करना है। यह संपूर्ण भारत के सरकारी स्कूलों के छात्रों तक पहुंचने और उन्हें समावेशी तरीके से कुशल कार्यबल का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। आगे चलते हैं, कुछ सुर्खियों में रहे स्थानों की बात कर लेते हैं। तो बारबाडोस के बारे में देखते हैं। ये देश है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को राज्य के प्रमुख के पद से हटाने के बाद बारबाडोस विश्व का सबसे नया गणराज्य बन गया है। यह स्थित, इसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है? तो यह दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में, ये आपका मैप में कैरिबियन सी दिख रहा है, तो यही दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी ब्रिज टाउन है। इसके पड़ोसी देशों में सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस तथा त्रिनाद एवं टोबैगो शामिल हैं। भौगोलिक विशेषताएं बात करें तो यह प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ है। माउंट हिलावी इसका उच्चतम बिंदु है। यहाँ कोई महत्वपूर्ण नदियां या झीलें नहीं हैं और केवल कुछ धाराएं, झरने या तालाब पाए जाते हैं। आगे साबरमती नदी की बात कर लेते हैं। तो नागर विमानन मंत्रालय साबरमती रिवरफ्रंट और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच समुद्री विमानों के संचालन को व्यवहार बनाने के लिए उपाय कर रहा है। उत्पत्ति, जो साबरमती नदी है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो यह मानसून सिंचित नदी है जो राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है। सहायक नदियों की बात करें तो हमाव, गुहाई, हथमती, खीरी, मिश्वा, मजम, वात्रक, मोहर और शेधी। इसकी अन्य विशेषताएं क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर और अहमदाबाद इसके तट पर स्थित हैं साबरमती नदी के। आगे बात कर लेते हैं क्यूटुस्का सचिकारूम
यह एक नया समुद्री सरीसृप है। यह लगभग 130 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभिक क्रेटेशियस युग के अंतिम जीवित इक्थियोसारस में से एक है। इसका जीवाश्म मध्य कोलंबियाई क्षेत्र में पाया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।